तो 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब देखो सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। परसेंटेज चाहे वो परसेंट बाय मास हो, परसेंट बाय वॉल्यूम हो, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, सब में क्या लेना आपको 100 लेना। अब 10% एक्वस, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा 10 ग्राम। NaOH सॉलिड होता है इसलिए मैंने ग्राम लिया, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया 90। अब ये होगा कि सर 1 ml है 1 ग्राम है, क्या माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 होती है। एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब है देखो मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना इक्वल टू 1, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम हो जाता है इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जब तक आपको डेंसिटी मेंशन नहीं है आप ग्राम और ml को इक्वल लोगे, ठीक है। इस तरीके से 90 आ गया। इस तरीके से एक और एग्जांपल, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है, सॉल्यूशन 100 ml, सॉल्यूट जो आपका 25 ml, और ये जो बचा हुआ सॉल्वेंट हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो 75 ml जो है आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मैंने बात करी थी, मैं ये वाला यूज करूंगा, मोल फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं, ये वाला। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको यहाँ देखो, यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं x से। x जैसा वर्ड है, इसको वैसे काई पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, देखो अगर एक सॉल्यूशन में दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक सॉल्यूशन में दो अलग अलग कंपोनेंट है इस तरीके से A और B, A और B, तो A और B दो अलग अलग कंपोनेंट है, तो इसके मोल्स देख लो, A के मोल कुछ Na मोल हो जाएंगे और B के मोल जो है कुछ Nb मोल हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि पूरे में या A का कितना है या B का कितना है। अगर मैं बात करूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, तो हमें करना है कि मोल ऑफ A ऊपर रखना है और टोटल मोल जो है वो आपको नीचे रखना है। इसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करें, तो फिर B के मोल आपको न्यूमरेटर में और टोटल मोल जो है आपको नीचे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्वस फेज में, वेपर फेज में अलग होता है, तो वो 11th में नहीं, वो 12th में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B आपको ऐसे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखो, बाकी टोटल मोल को नीचे रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि दो ही आएगा क्या, इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 2 है, A और B, 3 भी हो सकता है। तो टोटल के लिए आप नीचे में Na प्लस Nb प्लस Nc इस तरीके से लिख दोगे। एक और चीज जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है, दैट इज यहाँ पे XA प्लस XB अगर करोगे तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो ये 1 आ जाएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज 1, ठीक है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज 1। इसका मतलब है अगर मान लो आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो दूसरे के लिए आप 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 ही क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, ठीक है, सिंपल रेशियो। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये यूनिटलेस होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। सिर्फ ये एक फ्रैक्शन है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, ना ही कोई डायमेंशन है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है मोल फ्रैक्शन। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक दो सवाल ले लेते हैं इन दोनों टॉपिक पे, इन पे और इस पे, मोल फ्रैक्शन और इस पे, ठीक है। चलो NCERT के ही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। पहले आप छोटी छोटी चीज़ें समझ लो, बाकी फिर बाद में दो क्वेश्चन कर ही लेंगे। चलो तो पहले जो प्रॉब्लम नंबर 1.6 है इसी को ले लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, आप NCERT साथ में रखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू अ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास। देखो सब्सटेंस A और सब्सटेंस B, सबसे पहले देखो सॉल्यूट क्या है,
सॉल्वेंट क्या है वो देखो, ठीक है। सॉल्यूट देखो, जो कम अमाउंट होगा वो सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट है 2 ग्राम और सॉल्वेंट है बेटा 18 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देख लो क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट मतलब ये निकालना है, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट रखना है, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट 2 है और मास ऑफ सॉल्यूशन 20 है, इनटू 100 कर देना है। देखो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा और 100/10 तो 10% आ गया ये, ठीक है। ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1.8 है। अब देखो इसी में मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ क्योंकि मोल फ्रैक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि ले लेते हैं हम 10% aqueous solution of NaOH. Calculate mole fraction of solute and solvent. देखो aqueous solution का मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है उसमें वाटर है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये क्या है आपका वाटर है, ठीक है। अब पहले देखो ये परसेंटेज है ना, तो पहले ये देखो डेटा देखो क्या क्या आएगा, परसेंटेज का क्या। सॉल्यूशन आपका कितना है 100, सॉल्यूट कितना है आपका 10, सॉल्वेंट कितना है आपका 90, ठीक है ना। ग्राम एक्वस ml, ग्राम ml, और वाटर का ग्राम और ml तो बराबर ही होता है। तो सॉल्यूट आपका 10, ये सॉल्यूट क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉल्यूट है हमारा ये NaOH। ये दो चीज़ तो क्लियर हो गई कि सॉल्वेंट वाटर हो गया, सॉल्यूट NaOH। अब देखो अमाउंट कितना है, सॉल्यूट है बेटा आपका 10 ग्राम और सॉल्वेंट आपका 90 ग्राम, ठीक है। अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A दैट इज 90 अपॉन में 18, गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है। वाटर का मोलर मास 18 और मास कितना है 90 ग्राम, तो ये देखो 5 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ B, तो यहाँ पे देखो गिवन मोलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करो, 23 124 और 16 40, नीचे में 40 ऊपर में 10, ये आ गया 0.25, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, कैसे निकलेगा, मोल ऑफ A ऊपर में और नीचे में टोटल मोल 5 प्लस में 0.25, तो ये होगा 5 अपॉन में 5.25, 500 अपॉन में 525। इसको 25 की टेबल से ले लो, 25 2 जा और 25 1 जा और 25 20 जा, तो 20 अपॉन 21 ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब आपको इसको चाहे तो आप डिवाइड करके दिखा दो या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो XB कैसे निकल जाएगा, XB आ जाएगा 1 माइनस में XA, ये क्या निकाला हमने XA निकाल लिया, तो 1 माइनस XA, ये देखो यहाँ से XA प्लस में XA इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 20 अपॉन में 21, तो बेटा ये आ गया 1/20, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मास दिया, मोल निकाल लो, मोल से आप मोल फ्रैक्शन निकालो, और नहीं तो इसमें जैसे परसेंटेज के टर्म्स में दे दिया तो पहले वहाँ से मास निकालो, फिर मोल निकालो, फिर डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो टॉपिक हमारे रह गए, एक मोलैलिटी और एक मोलैरिटी। तो सबसे पहले मैं मोलैलिटी करवा देता हूँ और फिर मोलैरिटी पे आएंगे। मोलैरिटी थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल m से, ठीक है। तो इसकी देखो अगर हम लिखेंगे तो m इक्वल टू या फिर मोलैलिटी इक्वल टू ऊपर में जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम की जगह मैं इसको ग्राम में लेता हूँ और इनटू में 1000 कर देता हूँ। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऊपर में मोल और नीचे में मोल पर केजी, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये मैंने करवा दिया, बट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। मैंने मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ है 3 मोलर, ऐसे स्मॉल m का मतलब मोलर। चलो अभी मैं पूरा लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूट अगर 3 मोल है और ये 1 kg है तो वैल्यू 3 आ जाएगा। मतलब इसको यूं लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट contain 3 mole of solute, contain 3 mole of solute। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। या फिर देखो ये लिखा हुआ हो 2.5 मोलर aqueous solution of ग्लूकोज। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 1 kg ऑफ वाटर कंटेन, पढ़ना आना चाहिए बेटा, ये तो ठीक है, टॉपिक में तो कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, फॉर्मूला ऐसा ही है, बट आपको टॉपिक पढ़ना आना चाहिए कि मोलैलिटी का एक्चुअल मीनिंग है क्या। कैसी कोई बॉक्स देखा, कोई बॉटल देखा आपने, उस पर 2.5 मोलर ऐसे लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मेंशन है, व्हाट इज इट मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो 1 kg ऑफ वाटर कंटेन 2.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये हो गया। तो इस चीज को आपको समझना हो, ठीक है। क्वेश्चन हम एक साथ में करेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी का। पहले मैं दोनों टॉपिक को कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मोलैलिटी है। आगे देखते हैं मोलैरिटी। पहले मैं थ्योरी पोर्शन मोलैरिटी का भी आपको पूरा करवा देता हूँ, फिर एक साथ ही क्वेश्चन ले लेंगे इसके, जो भी एनसीईआरटी में उसी को ले लेंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस की वीडियो लेके आनी है तो मैं आगे देखूंगा उसको। अब स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ओके, तो मोलैरिटी होता है, देखो लगभग जो डेफिनेशन है वो सेम ही रहेगा। इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter of solution। अब जरा ध्यान से देखो, दो चीजें यहाँ पे अलग अलग है। एक तो ये था पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था, बट यहाँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। एक ये मेन दो मेजर डिफरेंस है दोनों में। मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करता है, इसीलिए इसको मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में डाला था, और ये पर केजी में बात करता है, इसीलिए मैंने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले में इसको डाला था, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की नोटेशन तो ये कैपिटल है, इसका स्मॉल m था। फॉर्मूला देख लेते हैं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ml में ले लेंगे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एसआई यूनिट की बात करेंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, ये सब हो गया। बाकी इसमें भी अगर मैं बोलूँ कि पढ़ेंगे कैसे, 3 मोलर का क्या मतलब है? 3 मोलर का मतलब है 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही मान लो कि ये वाला चीज होता है 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। उसका मतलब होता है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 2.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर या फिर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्वेंट की स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, पूरे सॉल्यूशन में क्या है उसकी बात करते हैं। अब जरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि क्या सब दे रखा है इसमें। अच्छा, एक चीज और पहले वो समझ लो, मोलैरिटी में 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट और होते हैं, इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कॉन्सेप्ट होता है मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, एक होता है मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। चलो, एक होता है पहले डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, पहले डाइल्यूशन करेंगे, मोलैरिटी का सब पार्ट है। और एक होता है डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन हो गया। मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, इसमें आप पानी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस काम करता है इसमें। पहले ये सी सॉल्यूशन था तो इसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी रही होगी, इसकी मोलैरिटी m1 थी और इसका वॉल्यूम v1 था। आपने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया। अब इसका जो सेकंड कंडीशन स्टेज होगा, आपने मोलैरिटी m2 हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया? v2 हो गया, है ना। डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी m1 और डाइल्यूशन के बाद मोलैरिटी m2। डाइल्यूशन से पहले वॉल्यूम v1 और डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम v2। v1 प्लस में जो भी आपने ऐड किया है उतना हो जाएगा v2। दोनों में एक रिलेशन होता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिखे, दैट इज m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, इसका रीजन मैं दे सकता हूँ बट वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट आपको शॉर्टकट में समझा दिया कि इस तरीके का केस हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए अलग वीडियो ले आएंगे हम। अब मिक्सिंग का क्या मतलब होता है? देखो, 2 अलग अलग सॉल्यूशन है आपके पास, इस तरीके से आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, 2 अलग अलग सॉल्यूशन है। ये देखो, इस सॉल्यूशन का मान लो मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? आप दोनों को ऐड कर रहे हैं और एक नया ही सॉल्यूशन बन रहा है। नया सॉल्यूशन क्या बन रहा है? जिसका मोलैरिटी m3 है और वॉल्यूम जो है वो v3। वॉल्यूम तो देखो v1 प्लस में v2 हो जाएगा, दैट इज v3। v3 क्या हो जाएगा? v3 हो जाएगा v1 प्लस v2, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना। मोलैरिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है क्या? डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इसमें भी अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें रिलेशन होता है m3 v3 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो मिक्सिंग का जो रिलेशन है दैट इज m3 v3 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, और डाइल्यूशन का जो है ये। ठीक है, एक बार आप इसको भी नोट कर लो अच्छे से और एक बार देख लो, फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का ही लेंगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1.7 जो है इसको देखते हैं।
Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving it 4 gram enough water to form 250 ml of the solution. देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें आपको गिवन है 250 ml और क्या ऐड कर रहे हैं NaOH ऐड कर रहे हैं 4 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ NaOH कितना, NaOH बेटा यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सॉल्यूट हो जाएगा, और बाकी जो है वाटर है जो है वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, मोल ऑफ सॉल्यूट 4 अपॉन में अगेन NaOH है, NaOH का जो होता है मास जो होता है मोलर मास वो 40 होता है, 4/40 दैट इज 1/10 दैट इज 0.1। तो मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी में ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट होता है 0.1, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2.5 और ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। देखो ये 4 पे कटा तो 0.1 इंटू 4 0.4 मोलर क्या आ जाएगा, मोलर या फिर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब प्रॉब्लम नंबर 1.8 देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1.8 डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो पहले नंबर पे डेंसिटी गिवन है तो 1.25 ग्राम पर ml मैंने लिख लिया इसको। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl मोलैरिटी भी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है कितना है 3 मोलर है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, वाओ वाओ, ये है क्या, ये NaCl का सॉल्यूशन है और हमें निकालना क्या, हमें निकालना मोलैरिटी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलैरिटी निकालना है और मोलैरिटी के कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें पता नहीं है, होता है एक रिलेशन बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आपको याद करने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंस्टेड आप उससे करो, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला तो एक ही जगह लगता है बट आपको कंसेप्ट अगर पता होता है आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। देखो मोलैरिटी गिवन है, इसका मतलब देखो मोलैरिटी इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 मोलैरिटी है ना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 1 लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास ये 3 मोल इक्वल टू 1000 ml कर दो इसको, ठीक है। अब डेंसिटी हमारे पास है, अच्छा 3 मोल बराबर क्या हो गया NaCl है ना, तो NaCl 3 इक्वल टू में गिवन मास अपॉन में NaCl का मोलर मास, तो 3 इंटू में NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 23 प्लस में 35.5 दैट इज 58.5, 58.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ NaCl आ जाएगा। ये इसकी क्या ज़रूरत है, देखो अभी पता चल जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 175.5 ग्राम NaCl का मास आ गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, NaCl का मास हमारे पास आ गया। देखो यहीं पर करता हूँ इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है हमारे पास। देखो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.25, वॉल्यूम कितना है 1000 दैट इज 1250 ग्राम। ये क्या आ गया मास आ गया, पूरे सॉल्यूशन का है। तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आप सॉल्यूशन का मास माइनस करोगे किसका, सॉल्यूट का मास, किसका सॉल्यूट का मास। अब दोनों को माइनस कर दो तो देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 1, इसको माइनस करोगे 1074.5, ठीक है।
देखो इसलिए मास निकालने की जरूरत थी क्योंकि जब मोलैलिटी हम निकालते हैं तो मोलैलिटी में वॉल्यूम मास आता है सॉल्वेंट का डिनोमिनेटर में, इसलिए हमें ये निकालने की जरूरत पड़ी, राइट। कैसे निकाला? डेंसिटी थी हमारे पास तो गिवन मास अपन मोलर मास का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब जरा देखो इसमें मोलैलिटी अब आराम से निकल जाएगा। तीन मोल, मोल तो 3 है सॉल्यूट का, वो तो फिक्स है। यहाँ पे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, ये रहा मोल ऑफ सॉल्यूट 3 मोल। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 1074.5 इनटू 1000 कर देंगे बेटा, मतलब 3000 अपॉन 1074.5 मोलर आंसर आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जरा इसको मैं यहीं से लिख देता हूँ, 2.79 मोलर। देखा आपने थोड़ा सा मोलैलिटी वाले जो क्वेश्चन है, अच्छा ये इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इसमें आपको मोलैलिटी दे के मोलैलिटी पूछा, कन्वर्ट करवाया है। अगर डायरेक्ट दे दे तो डायरेक्ट तो आप सिंपली कर लोगे कि मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है, ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट डालना है, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट डालना है, इनटू में 1000 कर देना है। अगर डायरेक्ट पूछ ले तो डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी इस तरीके से पूछ ले तो पूरा का पूरा इसको आपको बताया कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। आप और भी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। होपफुली इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं उसकी भी एक बार वीडियो लेके आऊँगा। बट अब क्या है कि ये चैप्टर आपका जो थ्योरी पोर्शन है आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। शायद एक चीज़ और रह गई है, उसको मैं करवा दूंगा, जो दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो बहुत इजी है, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब सिंपल है। मेन जो चीज़ है स्टोइकियोमेट्रिक आपको अच्छे से आनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके बुक में आएंगे, आपके एंट्रेंस में आएंगे, आपके CBSE के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।